गुड मॉर्निंग सभी को। पिछले चैप्टर के अंदर अपनों ने मिडिवल हिस्ट्री की बात की थी। आज हम उससे नेक्स्ट बात करेंगे। देखिए, इतिहास 3 पार्टों के अंदर डिवाइडेशन, जिसके अंतर्गत प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एंड आधुनिक भारत। अब हमें मध्यकालीन भारत की बात करनी है। कौन से पार्ट की? मध्यकालीन, यानी मिडेवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। इस मध्यकालीन भारत के अंदर पिछले वीडियो के अंदर हमने 1192 त्राइन का द्वितीय युद्ध, मोहम्मद गोरी की विजय होती है और पृथ्वीराज चौहान इसमें हार जाता है। तत्पश्चात क्या होता है कि 1194 के अंदर एक चंदावर का युद्ध होता है। उस युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी ने दिल्ली का सुल्तान था जयचंद गढ़वाल, उसको हरा देता है और एक प्रकार से बताते हैं कि उत्तर भारत के अंदर तुर्की साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो आज हम इसको बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का इतिहास, यानी भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना। अब तुर्की साम्राज्य की स्थापना की अगर अपन बात करते हैं तो भारत के अंदर जो तुर्क आए थे, इससे पहले भी तुर्क आए थे। अगर अपन बात करें तो 712 ईस्वी के अंदर, 712 ईस्वी के अंदर एक व्यक्ति था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम बताते हैं कि 712 ईस्वी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम भारत के ऊपर अटैक करता है। ऐसा बताया जाता है कि इसने भारत का एक क्षेत्र था सिंध प्रदेश, और सिंध प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी अल्लोराव। देखिए, सिंध की कैपिटल थी अल्लोराव। और रावर का युद्ध होता है, रावर का युद्ध। इस रावर के युद्ध में सिंध का जो राजा था दाहिर, सिंध के राजा दाहिर को ये पराजित कर देता है। देखिए, 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम सिंध प्रदेश के ऊपर आक्रमण करता है। सिंध प्रदेश की राजधानी थी अल्लोराव, और युद्ध का नाम अगर एग्जाम में पूछे तो रावर का युद्ध। और रावर के युद्ध में किसे पराजित कर देता है? दाहिर को। दाहिर को ये पराजित कर देता है और बताते हैं कि इस युद्ध में एक प्रकार से सिंध के ऊपर मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो जाता है। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम पहला व्यक्ति था जिसने भारत में जजिया कर लगाया था। देखिए, जजिया एक कर हुआ करता था जो कि हिंदुओं के ऊपर लगता था। जो गैर मुसलमान होते थे उनके ऊपर जजिया कर लगता था। ये भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। इसके बाद मुग़ल पीरियड के अंदर औरंगजेब भी लगाएगा। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि जजिया कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। इस युद्ध की घटना अगर देखें तो बताते हैं कि जो राजा दाहिर था, इसकी सेना ने मोहम्मद बिन कासिम की सेना को लूट लिया था, और इसी के कारण मोहम्मद बिन कासिम ने इसके ऊपर अटैक किया था। दूसरा अगर अपन देखें आक्रमणकारी, तो वो था मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी ने भी भारत के ऊपर आक्रमण किया था। आपको शायद पता होगा, भीम सिंह फर्स्ट के समय गुजरात के अंदर एक सोमनाथ का मंदिर था। उस सोमनाथ के मंदिर को इसने बहुत बार लूटा था और भारत से बहुत सारी संपदा ये लेके चला गया था। देखिए क्या हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गजनवी, ये जो व्यक्ति थे, इनकी लालसा जो थी, ये भारत के ऊपर जब अटैक करते थे तो इनका मुख्य जो टारगेट था वो था धन प्राप्ति करना। ये लोग क्या करते, विशाल सेना लेके आते, आक्रमण करते और लूट खसोट करते और वापस अपने क्षेत्र में चले जाते। लेकिन दिल्ली सल्तनत के अंदर जब मोहम्मद गोरी ने
भारत के ऊपर अटैक किया, भारत के ऊपर जब आक्रमण किया, तब इसकी लालसा धन प्राप्ति की तो थी ही थी, लेकिन इसका दूसरा मत था भारत के अंदर मुस्लिम साम्राज्य इस्लाम धर्म का स्थायीकरण करना, उसका प्रचार करना, उसको आगे बढ़ाना, यानी ओटोमन साम्राज्य को आगे तक बढ़ाना। ये ही इसका दूसरा कारण था। इसीलिए इसने क्या किया, धन संपदा लूटने के पश्चात भागने की बजाय भारत में रहकर अपना राज करना, अपनी संस्कृति का प्रचार करना, अपने धर्म का प्रचार करने का मुख्य उद्देश्य समझा। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत की अगर अपन बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर कुल 5 वंश आएंगे, कुल 5 वंश आएंगे। उन 5 वंशों के अंदर सबसे पहला जो वंश आएगा उस वंश का नाम है गुलाम वंश, गुलाम वंश। उसके बाद नंबर 2 पे आएगा खिलजी वंश, खिलजी वंश। नंबर 3 इसके बाद की अगर अपन बात करते हैं तो आता है तुगलक वंश। नंबर 4 पे आता है सैयद वंश, सैयद वंश। और नंबर 5 पे आता है लोधी वंश। देखिए, कई बार एग्जाम में सीधा इनका क्रम पूछ लेता है, तो आपसे सबसे पहले एग्जाम में इनका क्रम ऊपर नीचे कर देगा और आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इनको शार्ट करिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और उसके बाद लोधी वंश। इनमें इनका जो क्रम है इसमें बताते हैं कि कुल 32 शासक हुए थे। कुल कितने शासक हुए थे? 32 शासक हुए थे, जिसमें हमें मुख्य शासकों के बारे में पढ़ना है। इन 32 शासकों में आपको पता होगा कि ऐसे बहुत से सुल्तान हुए थे जिन्होंने पूरे भारत पर एक छत्र राज किया था। इन 5 के अंदर सबसे लंबा जो काल था वो था तुगलकों का 94 के समथिंग, और सबसे कम की अगर अपन बात करें तो वो था खिलजियों का लगभग 30 वर्ष। यानी भारत के ऊपर एक लंबे समय तक राज करने वाला जो वंश था वो था तुगलक वंश। और सबसे कम की अगर अपन बात करें तो वो आता है खिलजी वंश। कुल शासक थे 32। ये इनका क्रम है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। अब अपन इसको एक एक बार पढ़ेंगे ढंग से। तो सबसे पहला आएगा गुलाम वंश। कौन सा आएगा? गुलाम वंश। देखिए, पिछले चैप्टर में अपनों ने बात की थी कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात इसका एक विश्वसनीय दास था। यानी प्राचीन समय में एक प्रथा हुआ करती थी, दास प्रथा, जिसे आप बोल सकते हो गुलाम प्रथा। दास प्रथा, गुलाम प्रथा, ये क्या होता था? इसके अंदर ये लोग अपने गुलाम रखते थे। क्या रखते थे? गुलाम रखते थे। इन गुलामों का मुख्य कार्य होता था राजा की हेल्प करना, और कुछ जो गुलाम होते थे, कुछ जो दास होते थे, वो विश्वसनीय हुआ करते थे, जिन्हें ये प्रमुख पदों पे रखते थे। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद भारत के अंदर लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक इसका विश्वसनीय दास हुआ करता था। यानी मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात इसका विश्वसनीय जो गुलाम था, इसका दास था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के सपने को साकार करने के लिए लाहौर से सत्ता स्थापित की। लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन ये उस समय भारत का हिस्सा हुआ करता था। लाहौर से सत्ता स्थापित करता है। अब अपन पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ये गुलाम वंश का शासक है। इसके एक एक फैक्ट पढ़ने हैं अपने को। देखिए, पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक।
कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे पहले इसके फैक्ट्स पढ़ेंगे। देखिए एग्जाम में क्या होता है, आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, मोहम्मद गौरी के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहला, अगर क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश की स्थापना की। यानी अगर अपन एक तरफ से देखें तो भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना 1206 मानी जाती है और जिसका एंड होगा 1526 पानीपत के युद्ध के साथ। तो 1206 गुलाम वंश की स्थापना। नंबर 2, ये कुतुबी वंश से था। कुतुबी वंश से था। कुतुबी वंश से था। नंबर आगे देखें अपन, यानी गुलाम वंश की स्थापना, कुतुबी इसका वंश था। इन्हें मामलुक भी कहा जाता है। मामलुक देखिए ये चीज़ें हैं छोटी छोटी, लेकिन अगर अपन इसको डिस्क्रिप्टिव टाइप में देखें, अगर अपने से कोई पूछे तब अपने सामने बड़ी समस्या पैदा होती है कि वे चीज़ क्या है। देखिए मामलुक क्या होता है कि ये थे तो गुलाम, लेकिन क्या होता है कि जब इनका जन्म होता है उनसे पहले इनके जो पूर्वज थे वो गुलाम नहीं थे, इसलिए इन्हें मामलुक कहा जाता है। देखिए आगे अपने को कुतुबुद्दीन ऐबक की हर चीज़ को पढ़ना है। 1206 गुलाम वंश की स्थापना कुतुबी वंश से था, इन्हें मामलुक भी कहा जाता है और लाहौर से सत्ता स्थापित करता है। लाहौर से सत्ता स्थापित करता है। ध्यान से देखिए, कल भी मैंने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। जबकि एक प्रश्न और बन जाएगा यहाँ पे कि वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक जो आएगा वो फिर आएगा इल्तुतमिश। क्यों? क्योंकि ये सत्ता कहाँ से स्थापित कर रहा है? लाहौर से। और थोड़े दिन बाद में ही इसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो ये इतना विस्तार नहीं कर पाया। आगे जाकर विस्तार करेंगे इसके जो आने वाले वंशज होंगे वो। तो लाहौर से सत्ता स्थापित करता है। आगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी, यानी चंद्रमा का मालिक। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी उदारता के कारण, यानी ये एक उदार व्यक्ति था, उदार यानी दयालु व्यक्ति था। अपनी उदारता के कारण इसे लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श। इसे अपनी उदारता के कारण यानी दयालुता के कारण इसे लाख बख्श कहा गया। एक बहुत ही फेमस चीज़ है 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा जो कि वर्तमान में ये अजमेर के अंदर है। ये पहले एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर एक मस्जिद का आकार दे दिया, जिसे बोला गया 2.5 दिन का झोंपड़ा। तो 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण कराने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। सेकंड अपन अगर देखें तो आपने नाम सुना हुआ, दिल्ली के अंदर एक कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यानी 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण, कुतुब मीनार का निर्माण, और दिल्ली के अंदर एक मस्जिद है कुव्वतुल उल इस्लाम। उस मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसके बाद में अगर अपन देखें, यहाँ लिख देता हूँ मैं, दिल्ली के अंदर 7 नगर है।
दिल्ली के अंदर इस ज़माने के अंदर 7 नगर थे। 7 नगरों में से पहला जो नगर था जिसे किला ए पिथौरा कहा जाता था, 7 नगरों में से पहला जो नगर था, 7 नगरों में से पहला जो नगर था वो किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। देखिए आगे क्या होता है, 7 नगरों में से पहला नगर जिसे किला पिथौरा कहा जाता है, इसे हाथियों का दान देने के कारण, ये बताते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक हाथियों का दान करता था। हाथियों का दान देने के कारण इसे महापीलुपति कहा जाता था। महापीलुपति कहा गया। हाथियों का दान देने के कारण इसे क्या कहा गया? महापीलुपति। इसे हातिम द्वितीय भी कहा जाता है। हातिम द्वितीय भी कहा जाता है। हातिम द्वितीय भी कहा जाता है। ऐसा बताते हैं कि 1210 में पोलो खेलते समय इसकी घोड़े से गिरने से क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। घोड़े से गिरने से क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। एक पॉइंट और बता देता हूँ मैं आपको अलग से कि एक पद होगा, वजीर का पद होता है। वजीर का पद यानी वजीर का जो पद है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही शुरू किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की अपनों ने तकरीबन बातें पढ़ ली हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। यानी मध्यकालीन भारत अपन पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश की स्थापना 1206 कुतुबी वंश से था। इन्हें मामलुक भी कहा जाता है। लाहौर से सत्ता स्थापित, इसी कारण भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक। ऐबक, द मीन्स ऑफ ऐबक, ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। दिल्ली के अंदर जो 7 नगर है, यानी वर्तमान के अंदर जो 7 नगर है, उसमें जो पहला नगर है वो कौन बसाएगा? पहला नगर जो किला है वो कौन बनवाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक बनाएगा। इसके पास हातिम द्वितीय की उपाधि थी। हाथियों का दान देने के कारण महापीलुपति। इसे अपनी उदारता के कारण इसे लाख बख्श कहा जाता था। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाता है। कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है, जिसे बाद में पूरा इल्तुतमिश करवाएगा। कुव्वतुल इस्लाम जो मस्जिद है उसका निर्माण करवाएगा। और वजीर का पद क्या करेगा? संचालित करेगा। 1210 में घोड़े से गिरने से इसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ये खेल रहा था, एक पोलो खेल। उस खेल में घोड़े पर बैठा था और गिरने से क्या हो गई? इसकी मृत्यु हो गई। देखिए इतिहास, पिछला चैप्टर अपन ने पढ़ा था कि प्राचीन भारत और उसके बाद अपनों ने क्या शुरू कर दिया? मिडेवल यानी मध्यकालीन। अब क्या होगा? आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। सब चीज चेंज हो जाएगी। देखिए क्या होगा कि प्राचीन जो भारत है, यहाँ पर अपन क्या पढ़ रहे थे? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उसके बाद जैन, बौद्ध, मौर्य, गुप्त, भारत के ये वर्धन वंश, अनेकों प्रकार के छोटे छोटे वंश पढ़ रहे थे। इन वंशों में क्या हो रहा था? कहीं मंदिर बन रहे थे, हिंदू स्थापत्य शैली थी, द्राविड़ शैली थी, कहीं नागर शैली थी, कहीं बेसर शैली थी। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर ये एक परिवर्तन लेके आएगा। पिछले चैप्टर में अपने बात ही की थी कि हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या अपने आप में परिवर्तन लेके आता है। और इसी परिवर्तन देखना आप, यानी प्राचीन भारत के अंदर जो चीज़ें बन रही थी, अब उन चीज़ों के अंदर क्या आएगा? चेंज आएगा, एक परिवर्तन आएगा। परिवर्तन क्या कि उस जमाने के अंदर जैसे मंदिर बन रहे थे, आपने देखा होगा कि मंदिरों की शुरुआत कब होगी? गुप्त काल में। गुप्त काल के अंदर अनेकों प्रकार के मंदिर बनते हैं। अब क्या बनेगा? यानी पूरा का पूरा मिडेवल, यानी 12वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक, यानी अब ये जो समय होगा यहाँ पर मस्जिद बनेंगी, मकबरे बनेंगे, एक ये अलग ही चेंज आएगा। और वो चेंज ही क्या है? इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर जो चीज़ नहीं हुई वो अब यहाँ पर होगी, यानी चेंज लेके आएगा। तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक अपनों ने पढ़ लिया।
दूसरा जो है इसके बाद जो शासक बनेगा वो बनेगा इल्तुतमिश। कौन बनेगा? इल्तुतमिश। देखिए ऐसा बताया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश सुल्तान बनता है, जो कि एक बहुत अच्छा शासक माना जाता है। इल्तुतमिश के बारे में अपन बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इल्तुतमिश की अगर अपन बात करते हैं तो इसका जो कार्यकाल था वो था 1211 से 1253, यानी इल्बरी वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये इल्बरी वंश से था। इल्तुतमिश कौन से वंश से था? इल्बरी वंश से। देखिए आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ अपन कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ रहे थे कुतुबू, तो वहाँ से कुतुबी वंश, यहाँ से इल्तुतमिश तो इल्बरी वंश। इल्तुतमिश की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर 1236 इल्बरी वंश नंबर 2। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दूसरा जो सुल्तान बनेगा वो बनेगा इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश इल्बरी वंश का, कौन से वंश का? इल्बरी वंश का। नंबर 2 देखिए, इसने दिल्ली से सत्ता स्थापित की। इल्तुतमिश ने दिल्ली से सत्ता स्थापित की, दिल्ली से सत्ता स्थापित की। देखिए इल्तुतमिश ने, ये इल्बरी वंश से था और दिल्ली से सत्ता स्थापित करता, इसीलिए इल्तुतमिश को तुर्की साम्राज्य का रियल यानी वास्तविक संस्थापक कहा जाता है भाई, वास्तविक संस्थापक। इल्तुतमिश इल्बरी वंश, दिल्ली से सत्ता स्थापित और वास्तविक संस्थापक। अब क्या होगा आगे? इसकी बातें बहुत अच्छी है, यानी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज़्यादातर इल्तुतमिश से आता है। इल्तुतमिश के समय ये अनेकों परिवर्तन लेके आएगा। ये क्या हुआ? सबसे पहले इल्तुतमिश ने एक संगठन बनाया, तुर्कान ए चहलगामी, यानी इसको आप बोल सकते हो चालीसा दल। चालीसा दल यानी सबसे पहले तुर्कान ए चहलगामी एक नए पद का ये निर्माण करता है। तुर्कान ए चहलगामी, जिसमें बताते हैं कि कुछ बड़े बड़े पदाधिकारी होते थे। ध्यान रखना, तुर्कान ए चहलगामी चालीसा दल, यहाँ पर ये 40 लोगों का दल नहीं था। ये चालीसा का अर्थ होता है शक्ति का प्रतीक। द मीन्स ऑफ चालीसा का अर्थ है शक्ति का प्रतीक। कई बार एग्जाम में पूछ लेगा आपसे कि तुर्कान ए चहलगामी किसके द्वारा बनाया गया, तो इल्तुतमिश। और तुर्कान ए चहलगामी में या चालीसा दल में चालीसा का क्या अर्थ है? तो चालीसा का अर्थ होगा कि शक्ति का प्रतीक, न कि व्यक्तियों की संख्या का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। नंबर 2, अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एकता व्यवस्था को लागू करने वाला। देखिए ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और अक्सर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर ये पूछा जाता है। यानी इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था लेके आया। एकता व्यवस्था देखिए क्या होती है, मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए ये एक क्षेत्र है और मान के चलो यहाँ पर दिल्ली है, ये दिल्ली, और ये मान के चलो कि इल्तुतमिश के नियंत्रण में है पूरा का पूरा क्षेत्र, ये पूरा का पूरा नियंत्रण, और यहाँ पर सुल्तान बैठा है। अब यहाँ पर जब सुल्तान बैठा है तो वो राजस्व का निर्धारण एक साथ करता था। राजस्व का निर्धारण जब वो व्यक्ति करता था तो कुछ यहाँ के जो क्षेत्र होते थे वो राजस्व
प्रदान नहीं करवाते थे और राजस्व में दिक्कत आती थी लाने और ले जाने की। अब इल्तुतमिश ने क्या किया कि इन सभी को इक्ताओं में बांट दिया। वैसे इक्ता का अर्थ होता है भूमि, यानी जैसे ये 1 नंबर इक्ता हो गया, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, यानी इस प्रकार से 6 इक्ता हो गए। और इक्तों का जो अध्यक्ष होता था वो कहलाता था इक्तेदार। क्या कहलाता था? इक्तेदार। यानी इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था लागू की। इक्ता व्यवस्था के अंदर इक्ता का जो अध्यक्ष होता था वो होता था इक्तेदार। और अब क्या होगा कि मान के चलो 1 नंबर इक्ता है और इसका राजस्व का निर्धारण करना है, तो यहाँ का इक्तेदार करेगा और यहाँ से राजस्व वसूल करके इक्तेदार किसके पास लेके आ जाएगा? इल्तुतमिश के पास लेके आ जाएगा। नंबर जो एक कल मैंने आपको बताई थी कि तराइन का तृतीय युद्ध, तराइन का जो थर्ड युद्ध होता है वो इल्तुतमिश और यल्दौज के मध्य होता है। यानी शायद आपने सुना भी होगा, एक तरफ था इल्तुतमिश और दूसरी तरफ था यल्दौज, यानी ये लाहौर का शासक था। यल्दौज के मध्य तराइन का तृतीय युद्ध होता है और इस युद्ध में इल्तुतमिश की क्या होती है? विजय होती है। क्या होती है? विजय होती है। देखिए इल्तुतमिश के समय, इल्तुतमिश के समय एक आक्रमणकारी था चंगेज का। आपने इसका नाम सुना होगा, इतिहास में बड़ा ही फेमस नेम है ये चंगेज का, जो कि अपने आप को खुदा का कहर, खुदा का कहर, हिस्ट्री में ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि जैसे अलग अलग शासक होंगे, अलग अलग आक्रमणकारी होंगे, कोई किसी के समय, कोई किसी के समय। जैसे चंगेज खान ने किसके समय आक्रमण किया? इल्तुतमिश के समय। यानी इल्तुतमिश के समय चंगेज खान ने जब दिल्ली को लूटा तो चंगेज खान जो है उसे खुदा का कहर, खुदा का अभिशाप कहा जाता है। इसने क्या किया था? चीन की दीवार, चीन की दीवार जिसका निर्माण सी हवांगटी के द्वारा करवाया गया था, चीन की दीवार को भी इसने तोड़ दिया था। किसने? चंगेज खान ने। बताते हैं कि चीन की दीवार को भी इसने क्या कर दिया था? तोड़ दिया था। इसके बाद ये भारत के ऊपर अनेक प्रकार के आक्रमण करता है और इन आक्रमणों में इसने इल्तुतमिश को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। ऐसा बताया जाता है कि इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था, देखिए बड़ी गौर करने वाली बात है, ये जितने भी शासक होंगे, यानी दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हैं, उन सभी शासकों में इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था बड़ी कमाल की थी। यानी सबसे दी बेस्ट की अगर अपन न्याय व्यवस्था की बात करें तो इल्तुतमिश की थी। ऐसा बताया जाता है कि इल्तुतमिश के घर के बाहर, यानी जो दरवाज़ा होता था उसके बाहर एक शेर की मूर्ति थी और इस शेर की मूर्ति के अंदर एक बड़ी घंटी लगा दी जाती थी। तो जब भी कोई फरियादी रात का समय होता या दिन का समय होता तो उस घंटी को बजा देने से इल्तुतमिश को पता चल जाता था और फरियादी की तुरंत मांग पूरी होती थी। और दिन का अगर समय होता तो दिन के समय में ऐसा बताया जाता है कि अगर कोई फरियादी है, अगर वो लाल रंग के कपड़े पहन के आएगा, यानी दिन में अगर कोई फरियादी जाएगा और लाल रंग के कपड़े पहन के जाता है तो इल्तुतमिश को ये दूर से पता चल जाता था कि जिस व्यक्ति ने लाल रंग के कपड़े पहन रखे हैं वो कोई फरियादी है, वो फरियाद लेके आया है, तो उसकी तुरंत सुनवाई होती थी। यानी विश्व के अंदर इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था की दात मिलती है। यानी विश्व के अंदर इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था को बहुत अच्छा माना गया है। यानी रात का समय तो आप घंटी बजा सकते हो, आपकी तुरंत सुनवाई होती है। अगर दिन का समय होता है तो आप लाल रंग के कपड़े पहन के जा सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट शासक बनेगी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान बताते हैं कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद वो रेड कलर के कपड़े पहन के गई थी
तब लोगों को पता चल गया कि भी रजिया सुल्तान कोई ना कोई फरियाद लेके आई है। इसके बाद इल्तुतमिश ने 2 प्रकार के सिक्के चलाए थे। एक चांदी का सिक्का